सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान की जो विधि है अंतर्वस्तु विश्लेषण, जो तथ्यों को किस प्रकार से संकलित करते हैं उसमें आज हम चर्चा करेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि पर। सामाजिक जीवन से संबंधित अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक घटना की व्याख्या करना है। सामाजिक घटना की दो मौलिक विशेषताएं होती हैं। पहली, सामाजिक घटना की प्रकृति अधिकतर गुणात्मक होती है और दूसरी, सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं। सामाजिक घटनाओं की उपयुक्त दो विशेषताएं इसे अस्पष्ट और जटिल बना देती हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक घटना की व्याख्या करना काफ़ी जटिल कार्य होता है। इस जटिलता को समाप्त कर अध्ययन को सरल और साथ ही वैज्ञानिक बनाया जा सकता है और इसके लिए विद्वानों ने विषय सामग्री को विभिन्न भागों में बांटकर उसका अध्ययन करने की बात कही है। जब विषय सामग्री को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके उनका पृथक पृथक विश्लेषण किया जाता है तो इस पद्धति को हम सामाजिक अनुसंधान में अंतर्वस्तु विश्लेषण या विषय विश्लेषण कहते हैं। इस प्रविधि की सहायता से गुणात्मक तथ्यों का परिमाणात्मक तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन एवं वर्णन संभव है। इस प्रकार से हम जब समस्या को अलग अलग भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं उसे हम अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। इसकी परिभाषाओं पे अगर हम चर्चा करें तो इसकी परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी है, जिसमें पीवी यंग के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची तथा अन्य भाषा संबंधी अभिव्यक्तियों, लिखित अथवा मौखिक द्वारा प्राप्त तथ्य की अंतर्वस्तु में व्यवस्थित वैषयिक तथा मात्रात्मक वर्णन हेतु अनुसंधान की एक विधि है। ये परिभाषा दी है पीवी यंग ने। इसी प्रकार कैपलान ने परिभाषा दी है, अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति दी गई वार्ता के अर्थों को एक व्यवस्थित या गणनात्मक रूप से व्याख्या करती है। ये दूसरी परिभाषा है अंतर्वस्तु विश्लेषण की। अब हम चर्चा करें अंतर्वस्तु विश्लेषण की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर। सबसे पहली विशेषता जो बताई गई है वह है, इस प्रविधि का संबंध संचार के अथवा भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त तथ्यों की अंतर्वस्तु से है। दूसरी विशेषता, अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत अनुसंधान की गुणात्मक सामग्री को विभिन्न उचित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरी विशेषता है, गुणात्मक सामग्री का वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव होता है। नेक्स्ट है, गुणात्मक सामग्री को परिमाणात्मक सामग्री में बदलकर परिमापन योग्य बनाया जाता है। अगली विशेषता, अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत गुणात्मक सामग्री का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण तथा निर्वचन किया जाता है। जो सामग्री हमारे पास में आती है, जो हम क्षेत्र से एकत्रित करके लाते हैं, उस सामग्री को वैज्ञानिक ढंग से उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसका निर्वचन किया जाता है। अगली विशेषता है, अंतर्वस्तु विश्लेषण जो विधि है, इस विधि का प्रयोग सामाजिक निष्कर्षों या सामान्यीकरणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा अध्ययन सामाजिक जीवन तथा घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हेतु किया जाता है। इस प्रकार से अंतर्वस्तु विश्लेषण की ये विभिन्न विशेषताएं हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य पर। जो ये प्रविधि है, इस प्रविधि के क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में। इसमें सबसे पहला उद्देश्य है गुणात्मक अध्ययनों को परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करना। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से गुणात्मक सामग्री को ऐसी सामग्री में बदलने का प्रयास किया जाता है जिससे उसको वर्गीकृत तथा श्रेणीबद्ध करके सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाया जा सके ताकि उनका सांख्यिकीय विश्लेषण संभव हो सके। जो तथ्य हम क्षेत्र में से एकत्रित करके लाते हैं वो सारे तथ्य हमारे पास गुणात्मक सामग्री के रूप में होते हैं। उस गुणात्मक सामग्री को विभिन्न सारणियों के रूप में हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि के द्वारा समझ में आता है, या ये कह दीजिए कि अंतर्वस्तु विश्लेषण हमारी सहायता करती है। दूसरा इसका उद्देश्य है गुणात्मक अध्ययनों को वस्तुनिष्ठ बनाना।
वस्तुनिष्ठता के अभाव में अनुसंधान की प्रामाणिकता समाप्त हो जाती है। इसीलिए अंतर्वस्तु विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य गुणात्मक तथ्यों को वस्तुनिष्ठ बनाना है। अगला उद्देश्य है गुणात्मक तथ्यों को परिमापन के योग्य बनाना। जो अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति है, इस पद्धति का उद्देश्य या लक्ष्य जो है वो गुणात्मक तथ्यों को परिवर्तित करके ऐसा रूप प्रदान करना है ताकि उनका परिमापन आसानी से हो सके, क्योंकि हमें निष्कर्ष निकालना होता है, निष्कर्ष देना होता है, और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने के लिए हमें उन सारे गुणात्मक तथ्यों को संख्याओं में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। अगला उद्देश्य है प्रचार के साधनों का विस्तार करना। प्रजातंत्र में जनमत का काफ़ी महत्व है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा न केवल प्रचार के अच्छे साधनों का विकास किया जा सकता है, बल्कि प्रचार के विविध साधनों के प्रभावों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अगला हमारा उद्देश्य है वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निर्वचन को सरल बनाना। इस प्रविधि की सहायता से गुणात्मक तथ्यों का इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है कि उनके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण एवं तथ्यों का निर्वचन संभव हो पाता है। नेक्स्ट उद्देश्य है व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन करना। अंतर्वस्तु विश्लेषण का एक प्रमुख उद्देश्य तथ्यों के विश्लेषण एवं निर्वचन के आधार पर व्यवस्थित सिद्धांत की रचना करना है। नेक्स्ट उद्देश्य है तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना। इस प्रविधि का एक मुख्य उद्देश्य तथ्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जा सके और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक निष्कर्ष निकाला जा सके। इस प्रकार से ये उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों को काम में लेते हुए या अंतर्वस्तु विश्लेषण की जो पद्धति है ये हमारी सहायता करती है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में। विशेषकर अंतर्वस्तु विश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो है गुणात्मक तथ्य जो हम क्षेत्र से एकत्रित करके लाते हैं, फील्ड से हम संकलित करके लाते हैं, उन सारे तथ्यों को संख्याओं में प्रस्तुत करना। ये अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा आसानी से हो जाता है और इसलिए हमारा जो सिद्धांत होता है वह वैज्ञानिक सिद्धांतों की श्रेणी में आ पाता है। तो इस तरीके से हम अंतर्वस्तु विश्लेषण के विभिन्न उद्देश्यों को लेकर अध्ययन को पूरा करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे जो निष्कर्ष हैं वो वैज्ञानिक बने रहें। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण की विभिन्न इकाइयों पर, और इसमें सबसे पहला है जो इकाई हमारी है वो है शब्द। अध्ययन किए जाने वाले भाषण, लेख, संपादकीय या अन्य लिखित अथवा मौखिक सामग्री में कुछ विशेष शब्द या प्रमुख प्रतीक या आकृति को अलग अलग लिखकर गिना जा सकता है एवं उनके आधार पर उस अध्ययन विषय, भाषण तथा लेख के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये सबसे पहली हमारी विश्लेषण इकाई है जिसको हम शब्द कहते हैं। दूसरी हमारी है वाक्य व अनुच्छेद। अंतर्वस्तु विश्लेषण में वाक्य या अनुच्छेद को भी अध्ययन की इकाई के रूप में चुना जा सकता है। वाक्य शब्दों का ही एक पुंज होता है जिसके माध्यम से किसी विचार या प्रतिमान की प्रस्तुति होती है। ये दूसरी हमारी इकाई है। तीसरी इकाई है पात्र। उपन्यास, नाटक, कहानी, सिनेमा, दूरदर्शन, धारावाहिक आदि के पात्रों को अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयाँ मानकर उनका अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। अगली इकाई हमारी है मद। अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए चुनी जाने वाली इकाइयों में मद का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। यह मद एक लेख, एक उपन्यास, एक पत्रिका, एक कहानी, एक पुस्तक या एक भाषण आदि हो सकते हैं जिसको इकाई मानते हुए हम अंतर्वस्तु विश्लेषण का कार्य करते हैं। अगला है स्थान तथा समय का माप। समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में या रेडियो कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों के लिए कितना स्थान अथवा समय निर्धारित किया जाता है, इसको भी अध्ययन की एक इकाई माना जा सकता है। तो इस प्रकार से अंतर्वस्तु विश्लेषण में हमारे पास में इकाइयाँ होती हैं। इन इकाइयों के आधार पर हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरणों पर। जो चरण हमें इसमें पालन करने होते हैं उन चरणों के बारे में हमें चर्चा करनी है। और हमारा सबसे पहला चरण होगा विषय से संबंधित तथ्यों का चुनाव। अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रथम चरण विषय से संबंधित उन तथ्यों को चुनना है जिनका अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि द्वारा करना है।
यदि समस्या से संबंधित तथ्य अधिक मात्रा में हैं तो हमें सीमित मात्रा में तथ्यों का चुनाव करने के लिए निदर्शन पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा हमारा चरण है अध्ययन इकाइयों का चुनाव। तथ्यों के चुनाव के बाद दूसरा चरण अध्ययन की इकाइयों का चुनाव करना है। ये इकाइयाँ शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, स्थान तथा समय, इनमें से कोई भी हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद के किसी उपन्यास का चुनाव कर लेने के बाद वहाँ हमें यह तय करना है कि अध्ययन की इकाई पुरुष पात्र होंगे। ये दूसरा हमारा चरण है। तीसरा है अंतर्वस्तु की इकाइयों की श्रेणियों में विभाजन। प्रत्येक समस्या से संबंधित विभिन्न चरों को ध्यान में रखकर अध्ययन की इकाइयों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रेमचंद के किसी उपन्यास के पुरुष पात्रों को नायक, सहनायक, खलनायक आदि श्रेणियों में विभाजित कर अध्ययन को हमें आगे बढ़ाना होता है। अगला है श्रेणियों का परीक्षण। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि द्वारा किया जाने वाला अध्ययन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन के लिए चुनी गई श्रेणियों की जांच कर ली जाए कि वे विश्वसनीय हैं या नहीं। श्रेणी निर्धारण के लिए कुछ मानकों को अपनाना आवश्यक होता है। पांचवा चरण है पद्धति का सही प्रयोग। हमें यह ध्यान रखना है कि अध्ययन की रूपरेखा के अनुसार जिस पद्धति का उपयोग किया जाना है, पूरे अध्ययन में सर्वत्र उसी पद्धति को काम में लिया जाए। नेक्स्ट चरण है अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना। जो ऊपर हमने चरणों को डिस्कस किया है 5 चरण, उन चरणों से गुजरने के बाद अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि अध्ययन में प्रमुखतः हमें किन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस तरीके से हम अध्ययन की रूपरेखा तैयार करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चरण है अंतर्वस्तु की इकाइयों को मापना। अंतर्वस्तु की प्रत्येक श्रेणी में जो सामग्री डाली जाती है उसे सांख्यिकीय प्रणाली द्वारा मापने या गिनने का कार्य किया जाता है। इस परिमाणात्मक माप के माध्यम से ही अंतर्वस्तु का सही विश्लेषण एवं मूल्यांकन हो पाता है। अगला चरण है विश्लेषणात्मक व्याख्या। प्राप्त तथ्यों का परिमाणात्मक माप कर लेने के बाद उनका वर्गीकरण एवं उनका सारणीयन किया जाता है। इन तथ्यों की समानताओं एवं भिन्नताओं का पता चल पाता है। इनके आधार पर ही तथ्यों की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। तो जब हम विश्लेषणात्मक व्याख्या कर रहे हैं उस समय कुछ समान विशेषताओं के आधार पर हमें उन तथ्यों का वर्गीकरण करना होता है ताकि हमारे अध्ययन को सही दिशा मिल सकती है। अगला चरण है रिपोर्ट तैयार करना। विश्लेषणात्मक व्याख्या के पश्चात पूरे अध्ययन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें विश्लेषणों तथा निष्कर्षों की व्याख्या सहित सारणी, चित्र, ग्राफ आदि के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से ये विभिन्न चरण हैं जिन चरणों से होकर हम निकलते हैं और अंतर्वस्तु विश्लेषण अध्ययन को हम पूरा करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता, क्या गुण पाए जाते हैं इस पद्धति में या क्या लाभ हैं जिसके कारण हमें अनुसंधान में इसकी सहायता लेनी पड़ती है। इसमें सबसे पहला है प्रजातंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उन देशों में जनता का विशेष महत्व होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से जनमत का पता लगाया जाता है। दूसरा है इस प्रविधि की सहायता से होने वाले अध्ययनों के माध्यम से देश में हो रहे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। तीसरा इसका गुण है अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से संचार के साधन जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, भाषण, दूरदर्शन आदि के सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। एक ओर इन साधनों की प्रकृति का और दूसरी ओर जनता पर पड़ने वाले इनके प्रभावों की प्रामाणिक जानकारी हमें मिल जाती है। अगला गुण है ये जो प्रविधि है इसका इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि इसकी सहायता से गुणात्मक विषयों का परिमाणात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई भाषण या किसी समाचार पत्र का संपादकीय गुणात्मक विषय है, उसकी अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि द्वारा परिमाणात्मक व्याख्या की जाती है। इन्हें सारणी, ग्राफ, आवृत्ति या प्रतिशत आदि में व्यक्त किया जा सकता है जिससे निष्कर्ष निकालने में हमें आसानी रहती है। अगला इसका गुण है व्यक्तित्व के अध्ययन में इससे काफ़ी मदद मिलती है।
किसी व्यक्ति विशेष के भाषण, पुस्तक, लेख आदि का अंतर्वस्तु विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे उसके विचार, आदर्श, मूल्य आदि की हमें जानकारी मिल जाती है। अगला जो इसका गुण है वह है अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के माध्यम से किसी समूह या समुदाय विशेष के मनोवैज्ञानिक झुकाव का भी अध्ययन किया जा सकता है। जैसे किसी समूह या समुदाय के संबंध में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित जो लेख हैं, कहानी है, दूरदर्शन कार्यक्रम आदि के अंतर्वस्तु विश्लेषण से उसके मनोवैज्ञानिक झुकाव का सुगमता से पता लगाया जा सकता है। इससे प्रशासक, समाज सुधारक, योजना निर्माता आदि को अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने हेतु आवश्यक जानकारी मिल जाती है। अगला जो इस प्रविधि की उपयोगिता है या इसका गुण है वह है इस प्रविधि की सहायता से संचार के अंतर्राष्ट्रीय आधारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे अध्ययन से अनेक अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के उद्घाटन में सहायता मिलती है। ये विभिन्न बिंदु हैं जो हमें यह समझाते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है या इस विधि में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या इस विधि के लाभ हैं। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्वस्तु प्रविधि जो है अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि, इस प्रविधि की जो सीमाएं हैं उसके बारे में या जो इसके दोष हैं उन सब के बारे में। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की एक प्रमुख सीमा यह है कि क्षेत्र कार्य के लिए यह अनुपयुक्त है। अंतर्वस्तु विश्लेषण हेतु चुने जाने वाले विषय जैसे कोई भाषण, पुस्तक, संपादकीय, दूरदर्शन धारावाहिक आदि गुणात्मक होते हैं। उन्हें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से परिमाणात्मक तथ्यों में बदलना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। एक पूरी तरीके से प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता ही सफलतापूर्वक इस प्रविधि का प्रयोग करते हुए विषय की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी सहायता से हम वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इतना अवश्य है कि अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद भी यह प्रविधि या इस प्रविधि के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं जिन्होंने ज्ञान राशि को बढ़ाने में योगदान दिया है। ये कुछ सीमाएं हैं जो इस विधि पर लगाई जाती है, जैसे हम इसमें क्षेत्र कार्य नहीं कर सकते हैं या जो हमारा विषय है उस विषय को गुणात्मक से परिमाणात्मक बदलते समय हमें बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। और अगर जो अनुसंधान करता है वो पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं है तो हो सकता है बहुत सारी गलतियां होने की इसमें संभावना हो। इस प्रकार से अंतर्वस्तु विश्लेषण पर विभिन्न प्रकार की सीमाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।